लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जर्मेनियम है या सिलिकॉन, उनके एटम्स अगर दूर दूर रहते हैं, एक सिंगल एटम की अगर बात करें तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपस के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच ही इंटरैक्ट करना पड़ता है। लेकिन जब जर्मेनियम का हो या सिलिकॉन का हो, इनका जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है ना, तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन तो तभी होता है जब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और बहुत सारे एटम मिल करके क्रिस्टल बनाते हैं। तो जब वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं उस समय उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स में या एनर्जी स्टेट्स में डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है, बदलाव आ जाता है। आपने देखा हुआ था कि आउटरमोस्ट सेल में टोटल कितने एनर्जी लेवल या टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितनी सीट्स भरी जा सकती हैं। तो 8 सीट उसमें भरी जा सकते हैं, जिसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही भरे हुए थे। अब इनमें भी जो 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, उनमें भी से 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो एस लेवल वाली एनर्जी रखते थे, उनके पास एस लेवल की एनर्जी थी, और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनके पास पी लेवल की एनर्जी थी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स कितने हैं, 8 हैं। उन 8 में से 2 एनर्जी स्टेट्स एस लेवल के हैं और 6 एनर्जी स्टेट्स पी लेवल के हैं। जिनमें से भरे कितने हैं, एस लेवल के तो दोनों स्टेट्स भरे हुए हैं, लेकिन पी लेवल के केवल 2 स्टेट भरे हुए हैं, 6 स्टेट्स अभी भी खाली हैं। तो आज हम देखना चाहते हैं कि अगर क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, अर्थात बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे और ऐसा एक मटेरियल बनाएंगे, जर्मेनियम का हो या सिलिकॉन का हो, उस समय उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहरी कक्षा में, उनके एनर्जी लेवल्स में क्या डिफरेंस आएगा। उसके लिए एक ग्राफ हमने यहां पर बनाया हुआ है, जिसमें 2 चीजें मैं शो करूंगा। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा पर मैं आपको केवल इतना दिखाऊंगा कि एटम्स अगर दूर दूर हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे। जैसे जैसे हम पास लाते जाएंगे और उनसे क्रिस्टल बनाएंगे, हम क्रिस्टल बनाने के लिए हमें उनको पास में लाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम एटम्स को पास लाते जाएंगे और क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, उनके एनर्जी लेवल्स में क्या फर्क आएगा। तो क्षैतिज रेखा में तो मैंने केवल ये दिखाया है कि एटम्स दूर दूर हैं, फिर एटम्स पास पास और आए तो कैसे बदलाव आ रहे थे धीरे धीरे, और पास लाए तो क्या चेंजेस आए, और पास लेके आ गए, बिल्कुल हमने चिपका के क्रिस्टल तैयार कर दिया, अब क्या परिवर्तन मिलेगा ये हमको देखना है। तो यहां पर देखिए कई पार्ट में मैंने अपने ग्राफ को डिवाइड किया हुआ है। एक ये पार्ट है, ऐसे कई टुकड़ों में, एक ये है, एक ये रीजन है और इसके बाद का आगे का रीजन है। यहां पर दोनों एटम्स एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं, इतनी दूर दूर हैं कि इनके आपस के ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन हो सकता है। इस एटम का इस एटम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, इतनी दूर दूर है ये। यानी कि आप मान लो कि ये वाला रीजन आपको केवल उसके बारे में बताएगा, सिंगल एटम का एनर्जी लेवल्स, एनर्जी स्टेट्स के बारे में बताएगा। फिर क्रिस्टल बनाना है तो एटम्स को नजदीक लाना पड़ेगा हमें, फिर हम इतना नजदीक ले आएंगे तो क्या कंडीशन होगी वो दिखेगा, फिर हम और नजदीक लेके इतने नजदीक आ जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, फिर हम जब बिल्कुल नजदीक ले ही आएंगे और एक दूसरे के नजदीक ऐसा रख देंगे, क्रिस्टल बन जाएगा, उस समय एनर्जी लेवल्स का क्या होगा ये हम समझेंगे। तो क्षैतिज रेखा पर हमने आपको एटम्स के बीच की स्पेसिंग दिखाई हुई है, इसलिए ये स्पेसिंग का रेखा को प्रदर्शित करेगी, स्पेस को रिप्रेजेंट करेगी, स्पेस बिटवीन एटम्स। इसके बाद ये जो हाइट इसमें होगी, हाइट रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को। जो इलेक्ट्रॉन जितनी कम हाइट पर मिलेगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम है, और जो इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा हाइट पर मिलते जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा मानेंगे। तो हाइट से हम दिखा रहे हैं एनर्जी को, यानी कि एनर्जी को हम शो कर रहे हैं किससे, हाइट से। कम हाइट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, ज्यादा हाइट पे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी बीच वाली एनर्जी के बराबर है। तो हाइट को हम हाइट से हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हमने ये मान लिया कि जो भी हमारे पास एक क्रिस्टल है, मान लिया ये क्रिस्टल है, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इस क्रिस्टल में हमने माना क्रिस्टल में कितने एटम्स होते हैं, आंसर एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो वो हमने मान लिए
कि माना कि क्रिस्टल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी ले ली हमने, n। मतलब एक क्रिस्टल हमारे पास है, उसमें जब हमने एटम्स काउंट किए तो हमको टोटल कैपिटल N एटम्स उसमें मिले, वो कैपिटल N यहां लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट क्लास में आपने सीखा है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं आपको, कि एक परमाणु के पास कितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। आंसर है 8 एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। भरे कितने हैं, खाली कितने, आई डोंट केयर, बट वी नो दैट द अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स इन एनी वन एटम आर 8। तो हमारे पास कितने एटम हैं, n एटम एक क्रिस्टल के भीतर है। दिस इज अ क्रिस्टल, इनसाइड इट देयर आर n एटम्स। तो एक परमाणु में कितने ऊर्जा स्तर या कितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं, आंसर है 8। तो n परमाणुओं में कितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होंगे, टोटल एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल, जितने उपलब्ध एनर्जी स्टेट्स है टोटल, वो कितने हो जाएंगे, 8n। बड़ा सिंपल लॉजिक है ना। एक परमाणु में कितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, 8। तो n परमाणुओं में कितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई n। इतने एनर्जी स्टेट्स इस क्रिस्टल में हैं, मतलब इतनी सीटें पड़ी हुई हैं। आप ये समझ लें कि अगर एक क्रिस्टल हमने लिया जिसमें n परमाणु हैं, तो उसके भीतर इतनी सीटें खाली हैं। समझ आ रहा है? ठीक। अब फिर से एक परमाणु के बारे में सोचिए। एक परमाणु में अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स है 8, भरे हुए कितने थे उसमें, भरे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन थे ना, तो यानी कि सीटें कितनी भरी थी, 4। किसमें, एक परमाणु में। हमारे पास कितने परमाणु हैं, जो हमने क्रिस्टल लेके आए हैं हम, जिस पर हम जिसका हमने ग्राफ बनाया है, उसमें कितने टोटल एटम्स हैं, n। अब एक एटम में 4 सीटें भरी हैं खाली, होती तो 8 है पर भरी तो 4 ही है ना। एक एटम में 4 सीटें केवल भरी हैं, 4 एनर्जी स्टेट्स भरे हुए, तो पूरे n एटम्स में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे फिर, 4n। तो एनर्जी स्टेट्स फील्ड 4n, या ये आप समझ लो कि यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए, पूरे मिला के पूरे क्रिस्टल में। इसका मतलब टोटल एनर्जी स्टेट्स कितने थे, 8n। 4n भरे हुए हैं, तो फिर खाली कितने रह गए, अभी भी 4n सीट्स खाली हैं उस क्रिस्टल के भीतर। तो एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी, अभी भी कितने एनर्जी स्टेट्स खाली हैं, 4n खाली हैं। तो टोटल कितने हैं, 8n। भरे कितने हैं उनमें से, 4n। खाली कितने हैं उनमें से, 4n। आधे भरे, कुल मिला के ऐसा समझ लो कि किसी क्लासरूम में या किसी जगह पर अगर 100 सीट्स पड़ी हुई हैं, तो 50 भरी है, 50 खाली हैं। आप ऐसा मान लो, कुछ समझ रहे हैं। उन 50 में भी हम भर सकते थे। अब लेकिन ये भरे कैसे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब सिंगल एटम होता है, दूर दूर होते हैं, क्रिस्टल का कोई फॉर्मेशन नहीं है, एक एटम से दूसरे एटम में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सिंगल एटम है, उस वक्त की हालत क्या है, यहां पर उसको हमने ग्राफ के इस हिस्से पे दिखाया है। आप केवल ग्राफ का ये हिस्सा देखिए, इसके आगे मत देखिए अभी। और ये पोर्शन कब का है, ये पोर्शन उस समय का है जब एटम एक दूसरे से इतनी दूर दूर हैं कि उनके आपस का, इसका और इसके बीच में कोई बल नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। या आप मान लो कि एक सिंगल एटम के बारे में हम देख रहे हैं, उस समय ग्राफ का केवल यह हिस्सा आप देखिए, बस इसको मत देखिए अभी। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वक्त एक एटम में हमने लिया, हमने देखा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स क्या हैं। तो ये s लेवल की एनर्जी है और ये p लेवल की एनर्जी। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, हाइट कम होगी तो एनर्जी का लेवल कम रहेगा, हाइट ज्यादा होगी तो एनर्जी उनकी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब एटम सिंगल एटम होता है तो s लेवल की ये एनर्जी है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, और p लेवल की ये एनर्जी है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। इसका मतलब है कि s लेवल की एनर्जी थोड़ी कम रहती है p लेवल की एनर्जी की तुलना में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आंसर है इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
आंसर है 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स में से जब हम इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाते हैं कि कहां पर हैं, तो या तो वो इस लेवल की एनर्जी रखते हैं या तो उनके पास इस लेवल की एनर्जी है। 4n इलेक्ट्रॉन्स में से कोई इलेक्ट्रॉन हमको ऐसा नहीं मिला जिसके पास इस लेवल की एनर्जी हो, जिसके पास इस लेवल की एनर्जी हो, जिसके पास इतनी एनर्जी हो, जिसके पास इतनी 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 एनर्जी हो। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलता, है ही नहीं वहां। किसमें? सिंगल एटम में। तो कितनी एनर्जी रखने वाली इलेक्ट्रॉन है? आंसर है वो इलेक्ट्रॉन 4n जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में आप एनर्जी सबकी देखो, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, सबकी एनर्जी हमने देख डाला और हमने पाया कि सभी इलेक्ट्रॉन्स को अगर ढूंढ लें तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स में से केवल या तो इलेक्ट्रॉन के पास इस लेवल की एनर्जी है, एस लेवल की, और या तो इलेक्ट्रॉन्स के पास पी लेवल की एनर्जी है। इसके अलावा ना तो इससे कम वाली ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है, ना इससे ऊपर ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है, और ना उनके बीच वाली ऊर्जा रखने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कुछ बात मेरी समझ रहे? जैसे स्विच में होता है ना ऑन और ऑफ, आप बीच का कुछ नहीं कर सकते। स्विच में स्विच प्रेस करोगे तो या तो ऑन हो जाएगा और या तो ऑफ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आधा ऑन आधा ऑफ कर लें हम, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पर अवेलेबल है, 4n इलेक्ट्रॉन्स टोटल है हमारे क्रिस्टल के अंदर, वो 4n इलेक्ट्रॉन्स में या तो उनके पास s लेवल की एनर्जी है और या तो उनके पास p लेवल की एनर्जी है। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता आपको जिसके पास इस लेवल की, इस लेवल की, इस लेवल की, इतनी इतनी इतनी, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बस दो ही ऊर्जा रखने वाले इलेक्ट्रॉन है। या तो आप अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स उनमें ढूंढे जाओगे तो या तो हमने देखा इसके पास एस लेवल की मिलेगी या तो बस पी लेवल की मिलेगी, और कोई ऊर्जा नहीं रखते इलेक्ट्रॉन्स। अब उसमें भी हमने देखा कि एस लेवल में टोटल कितने अवेलेबल स्टेट्स हैं, तो आंसर है उसमें भी 2n स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और पी लेवल वाली एनर्जी, उसमें अवेलेबल स्टेट्स कितने हैं? अवेलेबल स्टेट्स हैं 6n स्टेट्स अवेलेबल है हमारे पास। 2n स्टेट्स अवेलेबल, उपलब्ध, और 6n स्टेट्स अवेलेबल। ये तो कल भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक एटम में s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। p में कितने आ सकते हैं? 6। समझ रहे हैं आप? तो s लेवल में कितने उपलब्ध हैं? 2n स्टेट्स, 2n सीटें s लेवल की हैं, 6n सीटें p लेवल की हैं। अब जो 4n इलेक्ट्रॉन है उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन s लेवल में हैं और कितने इलेक्ट्रॉन p लेवल में हैं? तो आंसर है s लेवल में 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2n इलेक्ट्रॉन्स फील्ड, मतलब इसकी 2n सीटें हैं और पूरी की पूरी 2n सीटों को इलेक्ट्रॉनों ने भर के रखा है। s लेवल की कोई सीट खाली नहीं है। जैसे आप मूवी हाउस में जाइए तो नीचे ग्राउंड लेवल, फिर ऊपर बालकनी है। ऐसे तो ग्राउंड लेवल में कितनी सीटें पड़ी हैं? 2n सीट पड़ी हैं। बालकनी में कितनी सीटें पड़ी हुई हैं? 6n सीटें पड़ी हैं। ग्राउंड लेवल की कितनी सीटें भरी हुई हैं? आंसर है उसका कोई सीट खाली नहीं है, पूरा लबालब भरा है, बिल्कुल एक भी जगह खाली नहीं है किसी अगला कोई इंसान आके बैठेगा। बालकनी में क्या है? टोटल सीट कितनी पड़ी है? 6n। जगह वहां बहुत ज्यादा है, 6n सीटें पड़ी हुई हैं, लेकिन वहां की कितनी सीटें भरी हुई हैं? वहां की 2n इलेक्ट्रॉन्स वहां पर केवल भरे हुए हैं। 2n इलेक्ट्रॉन्स फील्ड। ये कल वाले नॉलेज से ही अभी हम आपको बता रहे हैं, जो कल आपको समझाया गया था। याद है या भूल चुके हैं आप? याद है ना? तो बता दीजिए एक बार जल्दी से, 1 मिनट लगेगा। टोटल कितनी जगह अवेलेबल होती है? एक एटम की बात करिए। टोटल कितनी सीट्स हैं? हम सीट्स की बात करते हैं। टोटल कितने एनर्जी स्टेट्स हैं? 8। उनमें से कितने एस लेवल के हैं, कितने पी लेवल के हैं? 2 एस लेवल की, 6 पी लेवल की। वेरी गुड। उसमें से भरी कितनी है? टोटल 4 भरी हैं। भरे वालों में से कितने एस लेवल की भरी है और कितनी पी लेवल की भरी है? 2 एस लेवल की भरी है, 2 पी लेवल की। अब समझ में आ गया होगा तो फिर अब आपको
ये चीज मुझे देखने को मिलती है। अर्थात जब सिंगल एटम होता है तो उसके भीतर जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे ना, उनके एनर्जी या तो एस लेवल की एनर्जी होगी, इस लेवल की होगी, या तो पी लेवल की एनर्जी होगी। आपको ढूंढने से भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जिसके पास इतनी एनर्जी हो, जिसके पास इतनी एनर्जी हो, जिसके पास इतनी एनर्जी हो। या तो एस लेवल की एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा या तो पी लेवल की एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बस सिंगल एटम की बात करते हैं तो। ठीक है, हम एटम्स को पास लाकर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो हमने एटम को पास लाना शुरू किया, इतना पास ले आए, देखो नजदीक लाना स्टार्ट किया, ऐसा खिसकाते चले गए तो ये नजदीक लाकर हम इतना नजदीक ले आए इससे, ऐसा यहां पर। तो पहले इतनी दूर दूर थे, इतनी दूर थे का क्या मतलब है? इतनी दूर थी का मतलब है कि ये सिंगल एटम की तरह बिहेव कर रहे थे। इनका इंटरेक्शन केवल आपस की इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच ही हो रहा था, इसका उससे कोई इंटरेक्शन नहीं था। पास ले आए, अब क्या हुआ? जैसे ही थोड़ा पास लाना स्टार्ट करते हैं, देखो एनर्जी स्टेट्स में कैसा परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब आप ग्राफ का रीजन बी देखिए, केवल ये वाला हिस्सा देखिए। हम देखते क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन या तो पी लेवल की एनर्जी रखते थे या तो एस लेवल की रखते थे। जब दो एटम्स को इतना नजदीक ले आए, इतना, पहले ये बहुत दूर थे, अब हम इतना नजदीक लेके इनको आ गए। अब हम क्या देखते हैं? एक चेंज देखने को मिल रहा था मुझे। जब नजदीक लाए तो उनका आपस में तो इंटरेक्शन जारी ही है, इसका भी आपस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन जारी है, लेकिन नजदीक आने पर ये एक दूसरे पर भी फोर्स लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया तो एनर्जी लेवल में चेंज आना शुरू हो गया। अब किस प्रकार का चेंज आ रहा है देखो ध्यान से। ये जो इलेक्ट्रॉन पहले केवल एस लेवल की एनर्जी रखते थे, अब जब इतना नजदीक आए तो हमने देखा कि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एस लेवल की एनर्जी से कम हो गई थी। देखो नीचे भी आ गए इलेक्ट्रॉन। अब ये ग्राफ में जहां जहां पर ये शेडेड पोर्शन आपको मिलता है, शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग ये जो देख रहे हैं, जहां पर मैंने ऐसा चौक से ये कर दिया है, आप समझ लीजिए वहां पर इलेक्ट्रॉन है, और जहां पर ये खाली पार्ट है वहां उस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना? तो जब क्रिस्टल में एटम थोड़ा इतना नजदीक आए तो हमने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन एस, ये एनर्जी किस लेवल की थी? एस लेवल की, पर कुछ इलेक्ट्रॉन हमको उससे कम ऊर्जा के भी देखो मिलने लगे। अब देख रहे हैं आप? और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एस लेवल से भी थोड़ी क्या हो गई? बढ़ गई, बढ़ने लगी एनर्जी जब हम नजदीक लाने लगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एस लेवल से थोड़ी कम भी होने लगी और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एस लेवल से थोड़ी ज्यादा भी होने लगी। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन पी लेवल में थे, 2n स्टेट्स उसके भी भरे हुए थे ना, उसके वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का क्या हुआ? तो जब क्रिस्टल के जब एटम्स इतना नजदीक आए, उसमें भी हमने देखा कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे 2n, सबके पास खाली पी लेवल की एनर्जी थी, ना किसी की थोड़ी सी कम थी और ना किसी की थोड़ी सी ज्यादा थी। पर जब एटम नजदीक आ गए ना बेटा, एटम नजदीक आए तो देखो भैया, कुछ इलेक्ट्रॉन मुझे पी लेवल के हैं अभी भी, पर कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पी लेवल से थोड़ी क्या होने लगी? कम होने लगी। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पी लेवल से भी थोड़ी ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी, हाइट बढ़ने लगी, एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एटम्स को दूर दूर थे तो केवल दो खंड है बस, या तो एस लेवल की एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या तो पी लेवल वाले मिलेंगे, और कोई मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन जैसे जैसे एटम नजदीक लाएंगे, थोड़ा सा नजदीक लेके आए, इतना हम पास पास खड़ा कर दिया। जैसे इतना नजदीक हम लेके आए, अब हम क्या देखते हैं, जो पहले केवल और केवल बड़े कट्टर थे कि एस लेवल की ही रखूंगा या तो पी की रखूंगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब मैं क्या देख रहा हूं, कट्टरपना थोड़ा कम हो गया उनका। तो किसी की एनर्जी एस लेवल की एनर्जी से थोड़ी कम भी हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ की थोड़ी ज्यादा हो गई। यही हालात पी में दिख रहा है मुझको कि पहले जो केवल पी लेवल की रखते थे, ना थोड़ी सी कम ना थोड़ी ज्यादा, अब उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी निकल के सामने आए जिनकी एनर्जी पी लेवल से कैसी हो गई? कम, और कुछ की एनर्जी पी लेवल से थोड़ी कैसी हो गई?
ज्यादा, तो कुछ की बढ़ने लगी, कुछ की घटने लगी, ये चीज होना स्टार्ट हो गई। समझ में आया? और ये कौन सा रीजन शो करता है हमको? रीजन बी में ये चीज मुझको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि जैसे जैसे पास लाओगे एनर्जी स्टेट्स में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और किस प्रकार का चेंज आएगा? आंसर है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुछ की घटना शुरू हो जाएगी। कहां पर? एस लेवल वालों में कि पी लेवल वालों में? आंसर है दोनों में ये चीज होगी, एक में नहीं होगी, दोनों में ये चीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमें तो क्रिस्टल बनाना है और क्रिस्टल बनाने के लिए वी वांट टू टेक देम वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत नजदीक लाना चाहते हैं हम उनको। हम भी नजदीक लेके आए, फिर अभी इतना, पहले इतना स्पेस था बहुत ज्यादा, फिर हम इतना नजदीक लेके आ गए, अभी हम और नजदीक लेके आ गए। देखो अब इनको, अब ये वाला रीजन देखिए, ये वाला देख चुके हैं हम लोग, ये रीजन, इस रीजन ने क्या शो किया कि जब नजदीक लाना शुरू कर देंगे तो कुछ की एनर्जी बढ़ना और कुछ की घटना शुरू हो जाएगी। अब हम इससे और घटा दिया स्पेस इनके बीच का, इतना स्पेस कर दिया मैंने। जब इतने पास लाके खड़े कर दिए दोनों आइटम्स हमने, ऐसा नजदीक नजदीक, पहले इतनी दूर फिर इतनी दूर, अब इनको ऐसा नजदीक। अभी क्रिस्टल बना नहीं लेकिन पास आ रहे हैं, जब ऐसा चिपक जाएंगे फिर क्रिस्टल बन जाएगा। अभी ऐसा लाके हमने इनको एक दूसरे से पास पास हमने खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ? तो हमने देखा ये वाला हिस्सा, देखिएगा भैया, ये वाला पोर्शन रीजन सी देखना है आपको, बाकी उधर का भूल जाइए, इधर का भूल जाइए। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, आप इस रीजन को देखिए। और आपको अब ये बात समझ में आने लगी होगी भैया कि ये जो रीजन में यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम और कुछ की ज्यादा हो रही थी, यहां कुछ की ज्यादा और कम हो रही थी। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ये एस लेवल है और ये पी लेवल, इसकी एनर्जी बढ़ने लगी और इसकी क्या होने लगी? घटने। तो ऐसा तो हो जाएगा ना कि बीच में ओवरलैप कर जाएंगे, है ना? ये वही वाला रीजन यहां पर दिख रहा है। अब हम जब इतना नजदीक लेके आ गए तो हम क्या देखते हैं कि इसकी एनर्जी घट करके कुछ इलेक्ट्रॉनों की और एस लेवल वालों में से कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ करके दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हो गए। अब मिक्सअप हो गए और ये जो लेवल हमको मिला, ये लेवल ऐसा मिल गया हमको जिसमें हर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमको मिलने लगा। हर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हम ढूंढने जाएंगे, आपको इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, आपको इस एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आपको इसका इसका इतनी 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 इतनी, आप कितनी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लेना चाहो मिलेगा अब आपको। लेकिन ये कब हो रहा है? पहले क्या हो रहा था? पहले हम बोलते थे कि क्रिस्टल में से मुझे इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाके दिखाओ, कोई नहीं ला सकता था क्योंकि था ही नहीं उसके भीतर। मैंने बोला क्रिस्टल में से इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाके दिखाओ, था ही नहीं उसके भीतर। मैंने बोला इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाके दिखाओ मुझे, तो नहीं ला सकते आप। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके भीतर उतने एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। पर जब क्रिस्टल को हम एटम्स को इतना नजदीक लेके आ गए ना हम, अब हम क्या देखते हैं? अब आप हमसे पूछो, आप हमसे पूछो कि इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लेके आओ, हम आपको दे सकते हैं। अब उसके पास इतनी एनर्जी रखने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, इतनी ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, इतनी वाला भी है, इतनी एनर्जी वाला भी है, इतनी एनर्जी वाला भी है। कितनी भी एनर्जी का आप इलेक्ट्रॉन हमसे मांगो, हम आपको दे देंगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? पहले क्या था? सबसे पहले शुरू में या तो एस लेवल या तो पी लेवल। बदलाव देखिए कैसे हो रहा है, जैसे जैसे एकदम नजदीक लाते जा रहे हैं ना, एनर्जी स्टेट्स में चेंज आते जा रहा है लगातार। पहले आप इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते थे मुझे, इतने एनर्जी का इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते थे मुझे, इतनी एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन आप मुझे नहीं दे सकते थे। लेकिन अब मैं मांगूंगा, अब आप इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी मुझे निकाल के दे सकते हैं। आप कितनी भी एनर्जी मैं मांग लूंगा ना, उतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अब आप मुझे दे सकते हैं। तो ये वाला वो रीजन आ गया जहां पर आके ना एस रह गया ना पी रह गया, सब एक दूसरे में भीड़ भाड़ मिल गई। सब हर स्टेट का इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल ही है। कितनी भी एनर्जी का आप इलेक्ट्रॉन मांगो आपको दे दिया जाएगा। चलो ये लो निकलो, ये लो निकलो, सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जो केवल यहां और यहां इलेक्ट्रॉन रहते थे, इतनी ऊर्जा लेके रहते थे, अब एटम्स के इतने नजदीक आ जाने पर एस लेवल वाले
और पी लेवल वाले बेचारे सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या हो गए, मर्ज हो गए, सब भीड़ भाड़ सब मिक्स हो गई बिल्कुल। समझ रहे हैं? जैसे क्या होता है हमारी सोसाइटी में, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो भाई थोड़ा सा गरीब लोगों से बिचक के चलते हैं, बोले वो गरीब है, थोड़ा दूर दूर रहते हैं और अपना स्टेटस बनाते हैं, हम ऐसा है वैसा है। जब मेले में जाते हैं तो कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सब एक दूसरे की भीड़ में, या जब कहीं मंदिर में जाते हैं कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। वो यहीं पर यहाँ पर हो गया। पहले इन दोनों में बड़ा ये चल रहा था कि नहीं हम यहाँ रहेंगे हम यहाँ रहेंगे, बाद में जब ये आ गया, इतना एटम पास में आ गए ना, सब मिक्सअप हो गए अब आकर के। अब आप कितनी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मांगो यहां से आपको मिल ही जाएगा। लेकिन क्रिस्टल बना नहीं अभी। क्यों? क्रिस्टल बनने के लिए इतना नहीं, इतना नजदीक आपको लाना पड़ेगा। जब सब एटम एक दूसरे चिपक जाएंगे बिल्कुल, फिर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्रिस्टल बना नहीं अभी हमारे पास। हम क्रिस्टल बनाना चाहते हैं तो हमने और नजदीक लेके आए, फिर हम उसको जो एटम्स थे हमने सोचा और नजदीक लेके चलो, ये तो बदलाव देख ही रहे थे, तो हम और नजदीक लेके आए और ये नजदीक लाके ऐसा हमने कर दिया, एकदम से एटम्स को ऐसा चिपका दिया। अब हमने चिपका दिया मतलब हमने अब क्रिस्टल बना दिया। जब हमने क्रिस्टल बना दिया तो अब हम क्या देख रहे हैं, फिर से थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे, फिर से थोड़ा अजीब लगा। क्या कि अब मैं देखता हूं, अब ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये वाला, हालांकि इस लाइन के बाद पूरा रीजन डी है, लेकिन मैं इसको ही केवल रीजन डी लिख रहा हूं क्योंकि यहां साफ दिखता है, आपको क्लियरली आप देख सकते हैं इस चीज को, इसलिए मैंने इसको रीजन डी लिख दिया है। यहां पर थोड़ी कम गैप है ना, इस वजह से यहां नहीं लिखा, मैंने इसको बना दिया, ये आपको ज्यादा समझा सकता है। तो ये एटम्स बहुत नजदीक आ गए, क्रिस्टल बन गया है। अब एक्चुअल स्पेसिंग बिटवीन एटम्स इन अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में एटम्स के बीच की वास्तविक जो गैप होता है ऐसा रहता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, एनर्जी लेवल्स का क्या है, एनर्जी स्टेट्स का क्या है, कहां कितने भरे हुए हैं, इसकी बारे में बात करिए। तो हम देखने गए तो हमने पाया कि यहां बीच में जब एटम, एक समय ऐसा आया था जब बीच में एटम इतने नजदीक आ गए थे तो हर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिलने लगे थे हमको। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, जब क्रिस्टल बन गया तो फिर से हर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हमको मिलना बंद हो गए। फिर से हर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आप हमसे मांगोगे, नहीं दे सकते अब हम आपको। तो किस एनर्जी के मिलेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन इस लेवल का मिलेगा, इतनी एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, या तो इतनी एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फिर यहां बीच में कोई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। मतलब क्रिस्टल के भीतर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं बउआ जिसकी एनर्जी इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, इतनी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला हमको। तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि पहले भी ऐसा था, अलग अलग थे। जब हम नजदीक लाते गए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। एक कंडीशन ऐसी आई जहां आप हमसे किसी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मांगो हम दे ही देते आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमको। लेकिन जब क्रिस्टल बना तो फिर से वही चीज हमको देखने का मौका मिला कि यहां पर फिर से एक बार कंडीशन ये आ गई है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस लेवल की है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस लेवल की है, हायर लेवल की एनर्जी है। मिडिल में जो एनर्जी है उसका कोई इलेक्ट्रॉन फिर मुझे मिलना बंद हो गया, नहीं मिलता। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर इस एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकाल के लाओ, हम नहीं दे पाएंगे आपको। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्या ये काम हम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है ही नहीं इलेक्ट्रॉन ना, इसलिए नहीं दिया जा सकता आपको। आप बोलोगे ये वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाओ, नहीं दिया जा सकता। ये वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाइए, नहीं दे सकते हम आपको। ये वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाइए, नहीं दे सकते हम आपको। ये वाली एनर्जी का लाइए, मिल जाएगा। ये वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाइए, ले लो। ये वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाइए, ले सकते हैं आप। लेकिन बीच वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, जो कि पहले पूरा मिक्सअप हो गया था, अब बीच में ये नहीं मिला। यानी कि बीच में क्या बन गया, एनर्जी के बीच में एक गैप तैयार हो गया। यहां पर क्या तैयार हो गया, गैप। और ये गैप किस चीज का है, एनर्जी का गैप है, इसलिए हमने इसको बोल दिया एनर्जी गैप। एनर्जी गैप समझ में आया आपको? और यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता इतनी एनर्जी में, इसलिए हम इसको ये बोल देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, अंग्रेजी में इसको ये बोला जाता है
फॉरबिडेन एनर्जी गैप, हिंदी में आप बोलेंगे निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र। समझ आ रहा है कुछ आपको? अच्छा, अब ये जो बन गए हैं, जैसे अब फिर से हमारे मन में एक क्वेश्चन उमड़ता है, पहले भी दो अलग अलग स्टेट्स थे, लेवल थे, एस लेवल और पी लेवल, अभी भी दो अलग अलग लेवल बन चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के। पहले दो क्लियर कट थे बिल्कुल एनर्जी के स्टेट्स, अब क्लियर कट नहीं है, आपको ये वाले इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, आपको इतनी 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 एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया कि अब क्रिस्टल बन गया है, तो अब हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपने आप क्रिस्टल के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं किया, हम तो क्रिस्टल बनाने के लिए एटम्स को नजदीक ही लाए, बाकी इनके एनर्जी स्टेट में जो चेंज आया इसके लिए तो हमने कुछ नहीं किया ना, ये खुद ही वो अपना डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कितनी एनर्जी लेनी है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। तो ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा हुआ होगा कि बीच में गैप आ जाएगा, उतनी एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसके नीचे वाली एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इतनी पट्टी में, और ऊपर की इतनी पट्टी में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बीच वाले इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। एक्सेप्ट कर लिया हमने, लेकिन मन में एक क्वेश्चन अभी भी आता है फिर से, क्या आता है? टोटल कितनी सीट्स थी? 8n। भरे कितने थे? 4n। खाली कितनी थी? 4n। उनमें से एस लेवल में कितनी सीटें पड़ी हुई थी? 2n। पी लेवल में कितनी पड़ी थी? 6n, यानी कि ग्राउंड लेवल में 2n और बालकनी में 6n। ग्राउंड लेवल की कितनी भरी हुई थी? 2n भरी हुई थी, और बालकनी की कितनी भरी हुई थी? ग्राउंड लेवल में कितनी खाली थी? एक भी नहीं। बालकनी में कितनी खाली थी? 4n खाली थी। अब ये सब कुछ समझ आ रहा है आपको? अब वही चीज अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें 2n स्टेट्स थे टोटल, इसमें कितने टोटल थे? 6n स्टेट्स। यहां क्या है? क्या अभी भी एस लेवल में 2n स्टेट्स हैं और पी लेवल में 6n स्टेट्स हैं, या सीटें भी अदला बदली की गई हैं? तो आंसर है सीटों की भी अदला बदली हो गई है। हमने इसको ध्यान से देखा, गौर से देखा, तो पहले एस में टोटल कितनी सीट पड़ी थी? 2n, और इसमें कितनी पड़ी थी ऊपर में? 6n। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि यहां पर टोटल 4n स्टेट्स आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल है 4n स्टेट्स, और 4n स्टेट्स यहां पर भी अवेलेबल हैं। यह बात आपको कुछ समझ में आई? ये वैसा ही हो गया जैसे आप एक दिन मूवी देखने गए, तो ग्राउंड लेवल में कितनी सीटें पड़ी थी जब एक दिन देखने गए थे आप? ग्राउंड लेवल पे 2n, बालकनी में यहां कम थी, ऊपर टोटल कितनी हो गई? 8n। ठीक, फिर एक दिन आप 10 दिन बाद फिर एक दूसरी मूवी लगी, उसको देखने गए, उसी मूवी हॉल में गए। अब हम क्या देखते हैं? अब ग्राउंड लेवल पे कितनी सीटें पड़ी हुई हैं? 4n। तब्दील कर दिया गया, बदलाव ला दिया गया। हो सकता है उनकी अपनी कोई अरेंजमेंट रही होगी, उसके मुताबिक ये किया। और बालकनी में अब कितनी सीटें हैं? हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। तो अब 2n और 6n सीट नहीं है, अब 4n सीट्स हैं। तो पहले सीटें कहां पर ज्यादा थी? बालकनी में। ग्राउंड लेवल पे कम थी। अब सीटें कहां पर ज्यादा हैं? नोवेयर। इन द बोथ द प्लेसेस सीट्स आर, नंबर ऑफ सीट्स आर सेम। दोनों जगहों पर सीट्स का नंबर कैसा हो गया? सेम। अब यहां पर भी कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं? 4n। यहां पर भी कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं? 4n। अब ये मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4n। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? पहले क्या था? पहले 2n सीटें कहां पड़ी थी? एस लेवल में, और 6n पी लेवल पे थी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4n। एस लेवल में कितनी थी? 2n। अगर चाहते तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एस लेवल में भर सकते थे, बैठ सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि बउआ एस लेवल पे कितने एनर्जी स्टेट्स मौजूद थे? 2n मौजूद थे केवल, और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4n। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या पहले अगर इलेक्ट्रॉन सोच लेता कि नहीं हम सब लोग एस लेवल में ही भर जाएंगे, तो क्या वो भर सकता था? नहीं भर सकता था। क्यों? क्योंकि उस समय एस लेवल में सीटें कम थी और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? तो इसकी 2n भरी गई,
2n ऊपर भेजे गए। समझ में आया? लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो ग्राउंड लेवल पे भी 4n सीटें हैं और बालकनी में भी 4n सीटें हैं, ऊपर भी 4n सीट्स हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4n। तो वो कहां रहेंगे फिर? यहां रहेंगे कि वो यहां रहेंगे, या दोनों में थोड़े थोड़े रहेंगे? आंसर है अगर चाहें तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अब यहां भी बैठ सकते हैं, ये खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4n, और यहां सीट कितनी है? 4n। तो पूरे 4n इलेक्ट्रॉन 4n सीट्स आराम से अपनी अपनी सीट ग्रहण कर सकते हैं वो लोग, ना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना सीट कम पड़ेगी। समझ आया कुछ आपको? और अगर वो चाहे पूरे के पूरे 4n इलेक्ट्रॉन की, नहीं हम में से कोई नीचे नहीं बैठेगा, हम सब लोग ऊपर बैठेंगे जाके, तो वो सब लोग ऊपर बैठ सकते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4n, और ऊपर में सीट कितनी है? तो भी बैठ सकते हैं। ना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और ना सीट कम पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो चाहे नहीं थोड़े लोग हम नीचे बैठेंगे, थोड़े लोग ऊपर जाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, देखो पहले नीचे केवल 2n स्टेट्स थे, और उस 2n स्टेट्स में केवल 2n इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते थे। 4n इलेक्ट्रॉन या जो और बाकी थे 2n इलेक्ट्रॉन, उनको दूसरी जगह जाना ही पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब अगर चाहे तो पूरा नीचे वाला भर सकते हैं, चाहे तो इसको खाली कर दे ऊपर वाला भर ले, और चाहे तो थोड़े इसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि अब सीटों का हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है। और ये हमने फिलहाल नहीं किया है, इसमें तो ये खुद एटम्स नहीं, क्रिस्टल में ही ये हो गया है अपने आप से। तो ये परिवर्तन मिलता है मुझको। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसमें बताइए, अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज एक बार फिर से मुझे बता दो। यहां नीचे वाला जो पट्टी ये दिख रही है आपको, पट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैंड। पट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप? बैंड ही तो बोलते हैं। जैसे गर्ल्स लोग फीता बांधती हैं तो वो पट्टी जैसा होता है, तो उसको रिबन बैंड बोल देते हैं। आप सजावट के लिए रिबन बैंड लेके आते हैं, पट्टी जैसा होता है, तो पट्टी को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं बैंड। तो ये एक बैंड बन गया, और एक बैंड यहां पर बन गई पट्टी जैसी, ठीक है ना? अब इस पट्टी में, इस बैंड में टोटल कितने सीट्स अवेलेबल है बताइए? 4n। ऊपर वाले में बैंड में कितने सीट्स अवेलेबल हैं? 4n स्टेट्स अवेलेबल हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आंसर है कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर चाहे तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां रह सकते हैं, अगर चाहे तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां रह सकते हैं, अगर चाहे तो थोड़े इसमें भी रह सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? तो ये मुझे मिला एक्चुअल जब स्पेसिंग होगी, जब क्रिस्टल बनेगा। ये हमने ग्राफ को समझा। अब आप जानते हो इसी को अब हम ये पीछे वाला सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल तो यहां बना ना, ये वाला हमारे काम में आएगा। इतना सा ग्राफ, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, आई नीड ओनली दिस पार्ट ऑफ ग्राफ। हमें केवल ग्राफ के इस हिस्से की जरूरत है बस। तो हमने ये पीछे वाला छोड़ दिया और अब केवल ये हिस्सा ग्राफ का उठा लिया और इसको आके बढ़िया बगल में बना लिया हमने। लेकिन इसको ऐसा डिजाइनदार नहीं बनाया हमने। ये ऐसा लाइन घूमेगी, फिर ये ऐसा मुड़ेगी, फिर ये ऐसा ऐसा होगी, ये सब नहीं किया। बड़ा सिंपल तरीका हमने यूज किया उस पर। समझ गए हैं हम? इसलिए हमने देखा कि एक बैंड नीचे मिलेगा, एक बैंड ऊपर मिलेगा, बीच में एनर्जी का गैप बना रहेगा। वैसा सोच करके हमने एक बड़ा सिंपल सा चित्र बनाया और आगे की स्टडी उस फिगर के बेसिस पर करने लगे हम। कैसे फिगर बनाया? ऐसा। बस ऐसा फिगर बना लिया। ज्यादा हमने कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, बस। ठीक है। इसमें ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें कितने एनर्जी स्टेट्स हैं? 4n। इसमें कितने टोटल एनर्जी स्टेट्स हैं? 4n स्टेट्स। ऐसे ही नीचे वाले बैंड में भी कितने एनर्जी स्टेट्स हैं? 4n स्टेट्स।
इसमें भी 4n स्टेट्स हैं। है इलेक्ट्रॉन कहां भरता है अभी हम उसको नहीं देख रहे। और बीच में जो ये वाला हिस्सा मिल गया मुझे, ये वाला बीच का जो हिस्सा मिला, इसको नाम रखा गया गैप। गैप एनर्जी का है तो हमने इसका एक नाम रखा फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऊपर नीचे एक बैंड मिला, ऊपर बैंड मिला, बीच में एनर्जी का गैप है। इतनी ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल पाएगा भाई। या तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा के मिलेंगे या तो इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जाओं के मिलेंगे। इतनी ऊर्जाओं का कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिल नहीं पाएगा। उसमें ये जो लोअर बैंड है हमारा, नीचे साइड में जो बैंड बना हुआ है, इसका हमने नाम रख दिया वैलेंस बैंड। जो नीचे ये बैंड है इसका नाम हमने क्या रखा, वैलेंस बैंड, इसका नाम रख दिया। हिंदी में हम इसको बोलने लगे संयोजी बैंड। ठीक है। ऐसे ही जो अपर बैंड मुझे दिख रहा है, ये वाली जो पट्टी दिख रही है, इस बैंड का नाम हमने रख दिया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, हिंदी में इसे चालन बैंड कहा जाता है। ठीक है। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे आप हिंदी में बोला करेंगे निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। मतलब यहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का आना प्रोहिबिटेड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां मिलने वाला आपको नहीं है। तो आगे से हम अपनी जो पढ़ाई करेंगे इसके बारे में जो भी समझना होगा, हम ये ग्राफ अब नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। अब ऐसा ग्राफ बना के हम समझ लिया करेंगे। समझ आ रहा है कुछ आपको? अब इसमें फिर से एक बात आ जाती है कि इसमें दो तरीके के बैंड्स मुझे मिले, लोअर बैंड और अपर बैंड। लोअर बैंड में टोटल कितने एनर्जी स्टेट्स हैं? 4n। अपर बैंड में टोटल कितने एनर्जी स्टेट्स हैं? 4n। लोअर बैंड का नाम क्या रखा गया? वैलेंस बैंड। अपर बैंड का नाम क्या रखा गया? कंडक्शन बैंड। इसका हिंदी नाम क्या है? संयोजी बैंड। इसका हिंदी नाम क्या है? चालन बैंड। बीच में जो गैप मिला उसका नाम निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र। मतलब इतनी ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन आप पाएंगे नहीं क्रिस्टल के भीतर। ये चीज हमको मिली। अब एक प्रॉब्लम फिर से आपके सामने आ रही होगी कि ये बैंड वैंड का तो मिलना ठीक था, स्टेट्स वगैरह भी ठीक है, आपने जबरदस्ती कह दिया इसका नाम रख दो संयोजी बैंड, इसका नाम रख दो चालन बैंड। क्यों कर दें हम ऐसा? क्यों हम इसको वैलेंस बैंड बोलें और क्यों हम इसको कंडक्शन बैंड बोलें? इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। आप इसको चालन बैंड बोलो ना, इसको संयोजी बोलो, क्यों ऐसा नहीं कर रहे आप? तो उसके पीछे भी रीजन है। आप एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसे बताता हूं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। क्रिस्टल के अंदर जो भी एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने देखा है, चाहे सिलिकॉन एलिमेंट लें आप या हम जर्मेनियम का एलिमेंट ले लेते हैं। अब क्रिस्टल के भीतर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। ये हमने बनाया एटम, और इस एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस एटम की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब क्रिस्टल बन ही गया है तो उसके बगल में भी तो एक एटम होगा। यहां पर कुछ बड़ा ही बना जा रहा है। उसके बगल में भी एक एटम ऐसा रखा होगा। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? इसके पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और ये एटम्स स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं तो ये क्या करेंगे? 4 हैं, 8 तो किसी के पास पूरे नहीं है भाई। देखो, तो स्टेबिलिटी के लिए ये लोग बॉन्डिंग करते हैं। फिर 2 तरीके की बॉन्डिंग कर सकते हैं, या तो ये करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्डिंग और या तो ये करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। हिंदी में जो बोलते हो आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड मेरे ख्याल से सहसंयोजी बॉन्ड ऐसा कुछ होता है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्डिंग में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्डिंग वो होती है जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है और एक ये एटम है। अब हुआ क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला,
और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस एटम में जाके प्रवेश कर गया। अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका चार्ज कैसा हो गया? प्लस। और यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका चार्ज कैसा हो गया? अब प्लस और माइनस के बीच में फोर्स शुरू हो गया, तो बॉन्डिंग हो गई इनके बीच में, अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा और फिर ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर लेंगे? खींचकर बांध के रखेंगे, बढ़िया, टूटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनी हुई है। ठीक है। दूसरा, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? ये सहसंयोजी बॉन्ड होता है और इसमें एक दूसरे से साझा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साझा करना पड़ता है। अब साझा कैसे होगा? तो साझा ऐसे होता है जैसे आप नेबरहुड में आपके जितने भी लोग रहते हैं, तो साझे में क्या होता है कि किसी दिन हमको किसी चीज की जरूरत पड़ी और हमारे पास वो नहीं है और बगल वाले के पास वो चीज है, तो हम उससे ले आए कि भैया दे दो हमको, अभी वापस कर देंगे। कभी उसको जरूरत पड़ी, आपके पास वो चीज है तो आप उसको दे सकते हो। अब यहां पर हर एटम क्या करना चाहता है? आंसर है अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहता है, अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ही वो क्या हो सकता है? इससे ही वो स्टेबल हो सकता है। अभी इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करते हैं? तो ये एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। साझा किस चीज का? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स का साझा। कैसे? इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके चारों तरफ तो घूम ही रहे हैं, तो ये एटम बोलता है इस इलेक्ट्रॉन को कि तुम एक काम करो, अपने चारों तरफ घूमो, लेकिन बीच बीच में ऐसा करना, इसके भी चारों तरफ घुमाना जरा, ऐसा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ भी घुमाता है। साझा हो गया, देखो, उसका भी काम बन गया, बगल वाले का भी काम बन गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 तो इसके खुद के थे, एक बगल वाले का भी आ जाता है, कितने हो गए? 5। ऐसा ही इसके बगल में एक एटम है, इसके बगल में एक एटम है, इसके यहां बगल में एक एटम है। इन सब के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इन सब के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सब यही हो रहा है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ तो घूमते ही हैं और इसने भी इलेक्ट्रॉन को ड्यूटी दे दी है कि तुम्हारा एक काम ये है, एक इलेक्ट्रॉन को ड्यूटी दे दी कि आपको करना ये है कि अपने चारों तरफ तो घूमो ही, साथ में इसने भी बीच बीच में जाके घुमाना। समझ में आया? तो इसके पास टोटल कितने थे? 4। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बीच में घुमाता है इसमें, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें घुमाता है, तो अब इसके पास कितने आ गए? 6 आ गए। ऐसे ही इसमें भी है, ऐसा इसमें भी है। तो इसके पास खुद के कितने हैं? 4, और एक एक अगल बगल वालों से मिल जाता है, इसको पड़ोस वालों से मिल जाता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, और इसमें स्टेबिलिटी आ गई। नहीं समझ में आई बात आपको? इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें तो घूमते ही हैं, इसमें भी चक्कर लगा आते हैं, इसमें भी चक्कर लगा आते हैं बीच बीच में। इसके इलेक्ट्रॉन इसमें तो घूमते ही अपने में, दूसरे इस वाले आइटम के में चक्कर लगा आते हैं जाकर के। तो अब इसके पास टोटल कितने हो गए? 8। अब आप सोचोगे तो फिर इनका क्या? तो जैसा इसके आसपास 4 हैं, वैसा इनके आसपास भी 4 आएंगे। अभी तो क्रिस्टल के हमने 5 आइटम बनाए हैं, और एक क्रिस्टल में केवल 5 आइटम होते हैं क्या? बहुत सारे होते हैं। तो सबके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे आइटम रहेंगे, वो सब अपने आस पड़ोस से इलेक्ट्रॉन का साझा करके इस तरीके से अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेते हैं। समझ रहे हैं? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने में तो घूमते ही हैं, अपने में घूमते घूमते बगल में भी एक चक्कर लगा आते हैं, अपने में चक्कर लगाते हैं, बगल वाले में लगाते हैं, अपने में लगाते हैं, बगल वाले में ऐसा लगा के आ जाते हैं। इस तरीके से सबका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है और सारे के सारे आइटम्स कैसे हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? आंसर है ये सब ऐसा चक्कर लगाते हैं, ऐसा आते हैं, फिर ऐसा चक्कर लगाते हैं, ऐसा आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का केवल एक काम है कि ये इलेक्ट्रॉन केवल यहां पर एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं, बस। समझ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 8 बनाने में इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम्स की वैलेंसी को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि जब ये चक्कर लगा रहे होते हैं ऐसे, जैसे यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे आया और ऐसा चक्कर लगाने लगा, तो
ऐसा क्यों नहीं होता कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते इस एटम को छोड़ के बाहर चला जाए? ऐसा भी तो हो सकता है। भाई इसने भेजा कि तुम जाओ चक्कर लगा के आओ, पर यह भी तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर निकल के खड़ा हो जाए, वो बोल दे मैं चक्कर नहीं लगाऊंगा, बगावत कर दे। लेकिन बगावत कब कर पाएगा वो? उसके लिए उसको इतनी ताकत चाहिए, बगावत करने के लिए ताकत होनी तो चाहिए उसके पास। कुछ बात समझ आ रही है आपको कि ये अलग होना चाहेगा, पर इसके पास, इसके सीने में इतनी दम तो होनी चाहिए, इतनी इसके पास पावर तो होनी चाहिए, इतनी इसके पास एनर्जी तो होनी चाहिए। तो जिस दिन इलेक्ट्रॉन के पास ये जो चक्कर लगा रहे हैं ना, इनके पास एनर्जी हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, उस दिन ये क्या करना शुरू कर देंगे? घूमना बंद कर देंगे और ऐसा जाकर यहां रुक जाएंगे, रहने लगेंगे। कहां? तो ये एटम्स के बीच में जो गैप पड़ा होगा, इसे हम लैटिस बोलते हैं, उस लैटिस में जाकर ये फिर खड़े हो जाएंगे और ये चक्कर लगाना क्या कर देंगे? बंद। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब इनको बाहर से एनर्जी मिलेगी, तभी तो ऐसा होगा। तो अभी तक ये क्या कर रहे हैं? अभी तक ये फ्री नहीं हुए। इन विचारों के पास एनर्जी इतनी कम है कि ये अपने एटम से बगावत कर ही नहीं पाते हैं। नाभिक इनको खींच के रखता है अपनी तरफ, तो ये बाहर जा ही नहीं पाते। और ये केवल क्या काम कर रहे हैं इस समय? ये केवल और केवल वैलेंसी को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इनको। तो जो इलेक्ट्रॉन ये वैलेंसी फुलफिल करने का काम करते हैं ना, इनको बउआ हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? क्योंकि इसका एक ही काम है, वैलेंसी। अपनी वैलेंसी को भी बनाए रखो, बगल वाले की भी वैलेंसी को बना के रखो। तो ये केवल वैलेंसी को फुलफिल करने का काम करते हैं, इसलिए इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स का नाम हमने रख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए, हमने क्या किया? इस क्रिस्टल को जाके एनर्जी दे दिया। एनर्जी कैसे दे दिया? एनर्जी देने का हमारा तरीका बड़ा अच्छा, हीट कर दो, उसको गर्म कर दो। तो हमने गर्म कर दिया और उसको एनर्जी दे दिया। अब एनर्जी जब मिल जाएगी, आप यही तो अभी सुन रहे थे क्या, कि इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगाते लगाते ऐसा अलग क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके पास एनर्जी की कमी है, इसलिए ये नहीं कर पाता। लेकिन अब तो आपने ऊर्जा दे दी ना, अब तो आपने क्या कर दिया? एनर्जी दे दिया, गर्म कर दिया क्रिस्टल को। जब आपने गर्म कर दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगी? एनर्जी। और वो एनर्जी जब मिलेगी, अब वो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत आ गई है। और ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसा अभी तक वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन ऐसा आके यहां लैटिस में फंस जाएगा बीच में। लेकिन एक काम से मुक्ति पा गया, ये जो बार बार उसको ये वो घूमना पड़ रहा था ना, इससे वो मुक्ति पा गया। मुक्ति पा गया मतलब वो फ्री हो गया। तो इसने अपना नाम रख लिया फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इसने अपना नाम रख लिया। अब बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए आपको? नहीं समझ में आए तो कौन सा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? जो केवल और केवल वैलेंसी फुलफिल करने का काम करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? जो वैलेंसी फुलफिल करने की ड्यूटी से मुक्ति पा गया होगा और वह एटम के चारों तरफ घूमने की ड्यूटी से मुक्ति पा गया होगा। वो अपना नाम क्या रख लेगा? अब ये भी बता दीजिए प्लीज मुझे इसके साथ साथ कि कौन से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी और किसके पास एनर्जी कम होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन के पास। वेरी गुड। इसके पास एनर्जी कैसी होगी? एनर्जी मोर। और इसके पास एनर्जी कैसी होगी? कम होगी, एनर्जी लेस। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस एनर्जेटिक पार्टिकल while free electrons are more energetic particle। तो किस पार्टिकल की ऊर्जा ज्यादा होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, फिर से एक चीज देखो, इसी क्रिस्टल में अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस क्रिस्टल के दोनों तरफ ऐसा प्लेट्स लगा दी। एक तरफ प्लस प्लेट लगा दिया, एक तरफ माइनस प्लेट लगा दिया, यानी कि विभवांतर क्रिएट कर दिया हमने। नहीं सुन रहे हैं हमारी बात? आप सुन रहे हैं? तो क्या कर दिया हमने? क्रिस्टल के दोनों साइड हमने एक तरफ प्लस प्लेट और एक तरफ माइनस प्लेट अप्लाई कर दी, यानी कि क्रिस्टल के बीच में हमने एक विभवांतर पैदा कर दिया। विभवांतर पैदा करने से क्या होगा? उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड हर आवेशित कण पर फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर है, अगर आवेश E है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है तो हर इलेक्ट्रॉन पर वो इतना बल लगाएगा। तो यहां पर हमने नेगेटिव प्लेट खड़ी कर दी है और यहां पर हमने कौन सी प्लेट लगा दी? पॉजिटिव। इनके बीच एक विभवांतर पैदा हुआ, उस विभवांतर ने की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उस वैद्युत क्षेत्र ने क्या किया? हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया। किस तरफ? इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ने बोला इसको भी फोर्स लगाया, इसको जितने भी बहुआ इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस बात से अनजान है कि मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेरे साथ कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। उसने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसको दिखे उसने सब पर धड़धड़ा के फोर्स लगा दिया एकदम। अब आप मुझे बताइए चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये इस पर भी फोर्स लगाया, इस पर भी लगाया इस तरफ, पर ये जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस क्या करके रखता है? अपनी तरफ बांध के रखता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाता है तो न्यूक्लियस इसको बोलता है कि नहीं भैया तुम जाना नहीं, तुम्हारा काम वैलेंसी फुलफिल करने का है, तुम वैलेंसी फुलफिल करो, तुमको जाना नहीं है। यह अट्रैक्शन से इसको बांध के रखता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स को उनके न्यूक्लियस अट्रैक्शन से बांध के रखते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कसम से दिख रहा होगा जिसको कोई बांध के नहीं रखता, और वो तो घूम ही यही कि मारे रहा को बुलावा चल देवी। ये फ्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर भी फोर्स लगाया, ये चल पड़ा। समझ रहे हैं आप? तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे थे वो नहीं चलेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो क्या करना शुरू कर देंगे? चलना शुरू कर देंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे चलना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज पार्टिकल, और अगर वो चलना शुरू कर देंगे, सो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इनके चलने से क्या बनना शुरू हो जाएगी? करंट बनना शुरू हो जाएगी। तो जब ये चलते हैं करंट बनना शुरू हो जाती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल के भीतर चालन शुरू हो गया, वैद्युत धारा का चालन होने लगा। चालन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो क्रिस्टल के भीतर वैद्युत का क्या कर सकता है? चालन कर सकता है। समझ में आया? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक तो एनर्जी कम है और ये कंडक्शन नहीं कर सकता, कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर सकता। इसके पास एक तो एनर्जी ज्यादा है और ये क्या कर सकता है? कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या कर लेगा? कंडक्ट कर लेगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज टू प्रॉपर्टीज एंड फ्री इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो टू प्रॉपर्टीज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास क्या प्रॉपर्टीज है? एक तो इसकी बेचारे की ऊर्जा कम है, दूसरा ये कंडक्शन नहीं कर सकता। फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज से एनर्जी ज्यादा है, दूसरा ये क्या कर सकता है? कंडक्शन कर सकता है। अब यहां पर आ जाइए, बताइए दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वाला बैंड कम एनर्जी वालों का है कि ज्यादा एनर्जी वालों का है? ये वाला बैंड ज्यादा एनर्जी वालों का है। अब आप मुझे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दोनों में से कौन यहां रहना पसंद करेगा, कौन यहां रहेगा? हाँ जी, यहां कौन रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है और ये कम एनर्जी लेवल वालों के लिए जगह बनी है यहां पर, और जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो सब कहां जाए? वो उनके सबके लिए अपर बैंड बना हुआ है ये वाला। तो हमने देखा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो केवल वैलेंसी फुलफिल करने का काम करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इस लेवल की, इस लेवल की, इस लेवल की, इस लेवल की, इस लेवल की एनर्जी मिलती है। ऐसे ये कौन से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन में से जितने भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने काउंट करके देखा उनमें से किसी की एनर्जी इस लेवल की नहीं है, उन सब की एनर्जी इस लेवल की एनर्जी है। इतनी हाई एनर्जी रखते हैं वो लोग। ऐसा कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहां कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ये सब कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? वेरी गुड। ये दीज ऑल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर कौन से वाले इलेक्ट्रॉन हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे।
अब क्यों फ्री यहां रहेंगे और वैलेंस वाले यहां रहेंगे, ये चीज समझ आ गई आपको? क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, उनका एनर्जी लेवल हाई है, इसलिए। दूसरी चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का चलन कर सकता है, वैद्युत धारा का। तो बस यही रीजन था कि ये वाला जो बैंड था, क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अपर बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो वैद्युत धारा का चालन कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस पूरे बैंड का इनाम रख दिया चालन बैंड। और इसमें वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन वो वाले हैं जिनकी एनर्जी कम है और वो केवल वैलेंसी फुलफिल करने का काम करते हैं, तो हमने पूरे बैंड का इनाम रख दिया वैलेंस बैंड, इसका नाम रख दिया संयोजी बैंड। बस। सो दिस इज द रीजन कि क्यों आखिरकार हम इसको संयोजी बैंड बोलते हैं और क्यों हम इसको चालन बैंड बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो केवल क्या करते हैं, संयोजकता को पूर्ण करने का काम करते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया संयोजी बैंड। और इस पट्टी में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये वैद्युत धारा का क्या कर सकते हैं, चलन कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया चालन बैंड। एनी प्रॉब्लम है व्यू? और बीच वाली एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं कभी आपको, तो ये हमने इनका नामकरण कर दिया है। अब थोड़ा सा सोच के बताइए, एक छोटा सा टेस्ट आपका, ये एनर्जी गैप है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। हमने एक मटेरियल का ये वाला ग्राफ देखा, एक मटेरियल लिया, हमें नहीं मालूम कौन सा मटेरियल है, आप बताओगे वो कौन सा मटेरियल है। हमने एक मटेरियल का ये वाला ग्राफ देखा, उसमें हमने देखा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां मुझे दिख रहे हैं और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप? अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है जो धारा को चालन कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पर धारा नहीं बह रही है, ये क्या है? कुछ अलग। अरे सिंपल है यार, आप वैद्युत धारा लगाओ, करंट नहीं बह रही है, तो ये क्या होगा? तो ये कुछ अलग नहीं है। तो हम केवल चित्र देख के बता सकते हैं आपको कि कुछ अलग का फिगर है, कि यह चालक का फिगर है या ये अर्धचालक का फिगर है। अभी भी नहीं समझ में आ रही बात? जिसका वैलेंस बैंड पूरा लबालब भरा है पर कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन कसम से नहीं है, वो कौन सा मटेरियल है? इंसुलेटर है। कुछ अलग है, सिंपल सी चीज है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जो उसको चला सकेगा, कंडक्ट कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये मटेरियल कुछ अलग है। तो आप जानते हैं हमने क्या किया, जब हम ऐसे समझने लगे ना, तो हमने फिर से पूरे मेटल्स का क्लासिफिकेशन किया, चालक का, अर्धचालक का, कुचालक का। पहले दो तरीके का कैटेगराइजेशन कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हम लोग दो तरीके का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। एंड नाउ वी वांट अगेन वंस मोर वी वांट टू क्लासिफाई ऑल द मटेरियल्स। फिर से कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, वी वांट टू क्लासिफाई देम अगेन। हम फिर से उनको एक बार क्लासिफाई करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके आधार पर। अब ये काम हम लोग करेंगे, बट अगली क्लास पे करेंगे। एंड आई होप कि आज जितनी चीजें आपको बताई गई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। तो आज इतना ही रखेंगे हम अपनी फिजिक्स में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।